नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि में हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंचे। यहां वो 3 कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि अगली रामनवमी पर भगवान श्री राम अयोध्या में भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे। वहीं उन्होंने सहकारिता विभाग की कई योजनाओं का शुभारंभ किया। ऋषिकुल मैदान हरिद्वार से प्रदेश भर की 670 न्याय पंचायतों में बहुउद्देशीय सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण के कार्य का उन्होंने शुभारंभ किया। इस योजना के शुरू होने से प्रदेश भर के किसानों को समितियों के माध्यम से एक ही छत के नीचे विभिन्न सुविधाएं मिल सकेंगी। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश के 95 एम्पैक्सों में जन सुविधा केंद्र एवं जन औषधि केंद्रों की स्थापना का शुभारंभ भी किया। कार्यक्रम में कृषि और औद्यानिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया। साथ ही दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 0 ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को चेक वितरित भी किया गया। इससे पहले अमित शाह गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के 113वें दीक्षांत समारोह में पहुंचे। यहां उन्होंने 182 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल और 181 छात्रों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की। हमारे यहाँ जो संन्यास्त लेता है, जो भगवा धारण करता है, उसकी आयु, उसकी विद्वता, उसके उद्देश्य कुछ नहीं देखते, उसको प्रणाम करते हैं। मैं आप सभी को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं आज चौथी बार कैंपस में आया हूं। हर बार मैं यहां से एक नई ऊर्जा, नई चेतना और नई आशा लेकर वापिस गया हूं। इस बार भी बारीकी से समय की थोड़ी कठिनाई थी, फिर भी बाबा और आचार्य जी से पतंजलि की समग्र गतिविधियों का ब्यौरा उनसे पूछा भी, जाना भी, और आज मन में शांति और संतोष लेकर जा रहा हूं कि पतंजलि परिवार आने वाले दिनों में कई क्षेत्रों के अंदर देश के पुनरुद्धार का काम करेगा, देश के पुनर्निर्माण का काम करेगा। तो वहीं इस दौरान न्यूज वन इंडिया के ब्यूरो चीफ सुधीर जैन ने राज्य सरकार के सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत से खास बातचीत की। आपको वो सुनवाते हैं। सहकारिता के क्षेत्र में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने बड़ी योजनाएं दी हैं, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया जी भी उत्तराखंड आए हैं। हमारे साथ धन सिंह रावत जी हैं। सर, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्या कहेंगे? देखिए, आज हमारे देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जी अभी कुछ ही देर में यहाँ पे आ रहे हैं, और मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य हो गया है जहाँ के अपने बहुउद्देशीय साधन सहकारी समितियों को हमने 100% कंप्यूटराइजेशन कर दिया है। आज हम अपने साधन सहकारी समितियों में CSC सेंटर दे रहे हैं, जन औषधि केंद्र दे रहे हैं, और 95 ब्लॉकों में माधव सिंह भंडारी जी के नाम पे एक साधन सहभागिता खेती करने का भी आज लॉन्चिंग करने जा रहे हैं हमारे सहकारिता मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी। मैं कह सकता हूं कि सहकारिता के क्षेत्र में पूरे देश में एक नया मॉडल हम विकसित करने जा रहे हैं। सर, इससे क्या लाभ होगा? देखिए, इसमें किसानों को अपनी सोसाइटी में एक तो ऑनलाइन सारी चीज़ें मिल जाएंगी। दूसरा, किसान जो है 0% में 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए हमारी सोसाइटियों से ले सकते हैं। तीसरा यह है कि किसान क्लस्टर खेती कर सकता है, और चौथा यह है कि जो भी क्लस्टर खेती करेगा किसान, उसमें जो है उसको शेयर बेस जो है पैसा मिल जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री जी भी आज यहाँ हैं 2 दिनों के लिए। आज का दिन आप ही के विभागों का है। स्वास्थ्य मंत्री जी क्या बड़े तोहफे देके जा रहे हैं, और धन सिंह रावत जी और क्या मांग रहे हैं? देखिए, स्वास्थ्य मंत्री जी आज मलारी गए हैं। अभी हम एक जन औषधि केंद्र का निरीक्षण करने गए थे, और लगभग जो डिमांड हमने की है वो पूरी डिमांड वो हमारी करने जा रहे हैं। कल उस पर जो है एक उनका कार्यक्रम हमने देहरादून में रखा है, और मैं कह सकता हूं कि 4 धाम के लिए काफी कुछ हमको मिलने वाला है। तो ये थे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत जी। कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया का उत्तराखंड दौरा खासा बेहतर रहा है। किसानों से लेकर 4 धाम यात्रा में इसके बड़े फायदे होंगे। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज वन इंडिया, हरिद्वार।
अमित शाह के दौरे को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस और खुफिया एजेंसियों का पहरा रहा। गृह मंत्री की सुरक्षा में 1500 पुलिस कर्मियों के अलावा 3 बटालियन पीएसी, 3 बीडीएस की टीम मुस्तैद रही। सुरक्षा के दृष्टिगत 2 एसपी, 4 एसएसपी, 15 सीईओ, 8 इंस्पेक्टर, 66 एसआई, 34 ट्रैफिक हेड कांस्टेबल, 3 टीम पीएसी और 3 टीम बीडीएस की तैनात रही। उत्तराखंड को सरकार ऊर्जा प्रदेश बताने से कभी भी पीछे नहीं हटती। अब उसी ऊर्जा प्रदेश में ऊर्जा का संकट गहराता जा रहा है। प्रदेशवासियों को उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने एक बड़ा झटका दिया है। साल 2023-24 के लिए आयोग ने नए टैरिफ के आदेश जारी किए हैं, जो कि 1 अप्रैल से लागू कर दिए जाएंगे। बता दें कि मौजूदा टैरिफ से 13.25% की बढ़ोतरी कर बिजली के दामों को बढ़ाया जा रहा है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के तकनीकी सदस्य एमके जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी साझा की है। पिछले साल की भी अगर हम बात करें तो एक साल में 3 बार बिजली के दामों को बढ़ाया गया था और अब एक बार फिर से बिजली की दरों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऊर्जा प्रतिष्ठा था, लेकिन 2006-07 तक ऊर्जा प्रतिष्ठा जब हमारे पास अपनी जनरेशन कंजम्पशन से ज़्यादा थी। बट वर्ष 2007 के बाद जैसे जैसे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, जो आज की डेट में जो बताया गया आपको कि एक सिर्फ जो हमारी जनरेशन हो रही है वो सिर्फ 30% हो रही है, बाकी 70% जनरेशन जो है पावर हमें बाहर से प्रोक्योर करनी पड़ती है, जिसकी वजह से ये कॉस्ट बढ़ती है। आज मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जो हम ये ARR दे रहे हैं, जैसे आज हमने इनको 9,900 करोड़ रुपये अलाउ किए हैं, इसमें 85% जो कॉस्ट है वो सिर्फ पावर की है। पावर प्रोक्योरमेंट की कॉस्ट 85% है, बाकी जितने भी चाहे इंटरेस्ट ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, दैट इज उनके O&M खर्चे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे हैं, दैट इज ओनली 15%। 85% इज द मेजर पोर्शन विच इज फॉर पावर। वहीं बढ़ते बिजली के दामों को लेकर विपक्ष ने राज्य सरकार पर करारा हमला किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार से बिजली के दामों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है, उससे साबित होता है कि भाजपा सरकार लगातार जनता का खून चूसने का काम कर रही है। कोड़ पे खाज वाली घटना मैं इसको कहूंगा, और 13.2% जो है रेट बढ़ाए गए हैं और चौथी बार बढ़े हैं इस वर्ष में। ऊर्जा प्रदेश का यह हाल है। और मैंने जो प्रश्न आपके माध्यम से, प्रिंट के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सरकार से पूछा था कि श्रावंती के बारे में आपका क्या कहना है। पिछले वर्ष बिना 1 यूनिट बिजली श्रावंती और अल्प से खरीदे हुए सैकड़ों करोड़ रुपए का भुगतान इस सरकार ने किया है, और उस घाटे की भरपाई आम जनता के सिर से निकाला जा रहा है। खून चूस के रख दिया इन्होंने जनता का। पानी नहीं दे रहे, पानी के रेट बढ़ा रहे हैं, बिजली की कटौती बीच बीच में हो रही है और बिजली के दाम चौथी बार बढ़ गए। ऊर्जा प्रदेश कहते हैं इस राज्य को, शर्म आती है हमको। ऐसी डबल इंजन की सरकार है यह, जिसने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। और आज जितनी बातें कांग्रेस पिछले 11 महीने से लगातार कह रही महंगाई के विरोध में, आज मोहर लगा दी है भारतीय जनता पार्टी। लक्सर के बसेड़ी मार्ग पर जेके टायर्स लिमिटेड नामक औद्योगिक संस्था के वीएसएस प्राप्त पूर्व कर्मचारियों ने प्रबंधन के विरुद्ध हंगामा करते हुए धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि औद्योगिक संस्था के पूर्व कर्मचारियों के मुताबिक औद्योगिक संस्था 500 कर्मचारियों की भर्ती कर रहा है, मगर उन्हें वीएसएस के तहत भर्तियों में प्रबंधन के वरीयता दिए जाने की शर्त के बावजूद मौजूदा भर्ती प्रक्रिया में आवेदन के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। विरोध जता रहे कर्मचारियों के मुताबिक उन्हें वर्ष 2016 के दौरान वीएसएस मानकों के तहत औद्योगिक संस्था प्रबंधन ने अपनी खस्ताहाल आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए भविष्य में होने वाली भर्तियों के दौरान वरीयता दिए जाने की शर्त रखी है, मगर वर्तमान में आर्थिक स्थिति बहाल होने के बावजूद भी भर्ती प्रक्रिया में उन्हें दरकिनार किया जा रहा है, जिसे लेकर उनके द्वारा एकजुट होकर इसका विरोध जताया जा रहा है। सबको वीएसएस देके कंपनी ने अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए हमें सबको कहा था कि आप अभी रेस्ट पे रहो, बाद में देखते हैं। और अब नई वैकेंसी ये ले रहे हैं 500-550 बंदों की। तो हमारी सिर्फ इतनी डिमांड है कि ये लोग पहले प्राथमिकता हमें दें, उसके बाद अगर कोई बच जाता है तो नई वैकेंसी ले सकते हैं। सबको इसमें धरना देंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, शांति तरीके से धरना देंगे। हम लोग यही चाहते हैं, पहली प्राथमिकता वीएसएस कर्मचारी जो हम लोग हैं उनको दी जाए और उनके भविष्य के बारे में सोचा जाए। हमने कंपनी को 8 साल दिए हैं, तो इसलिए प्राथमिकता हमारी बनती है।
और जो जिन लड़कों को इन लड़कों को लगा करके जितने भी लड़के होते हैं उसके बाद में कंपनी फ्रेश रोल पर भर्ती कर सकती है। हमारी यही कंपनी से डिमांड है। इसमें देहरादून में 6 साल के लंबे इंतजार के बाद इंदिरा मार्केट का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू तो हुआ, लेकिन अब फिर से ठप पड़ गया है। इंदिरा मार्केट और पुराने बस अड्डे में जिन व्यापारियों को हटाया गया वे अस्थायी बाजार में मझधार में फंसे हुए हैं। व्यापारियों को बेदखल करने में तो अफसरों ने खूब तेजी दिखाई, लेकिन दुकानें तोड़ने के बाद नई बिल्डिंग के निर्माण में केवल 2% ही अब तक काम हो पाया है। बता दें कि इंदिरा मार्केट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को 2017 में मंजूरी मिली थी, लेकिन अफसोस अभी तक ये प्रोजेक्ट ठीक से स्टार्ट भी नहीं हो पाया। इस पूरे मामले पर एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी का कहना है कि इंदिरा मार्केट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का काम हर हाल में तय समय पर पूरा होना है। कंपनी को उसके लिए पर्याप्त मशीनरी उपलब्ध करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अभी तक कितना काम हो पाया है इसकी रिपोर्ट भी मांगी गई है। उन्होंने कहा है कि काम में ढिलाई हुई तो कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उसमें थोड़ा गति तीव्र होनी चाहिए, धीमी गति से हो रहा है। तो उसमें नोटिस जारी करने के लिए हमें बोला है कि जो पार्टी काम कर रही है वो अगर इंटरेस्टेड नहीं है या तेज़ी से काम नहीं करती है तो हम एग्रीमेंट को निरस्त भी कर सकते हैं। उसमें थोड़ा गति। अब खबर दिनेशपुर से है, जहां हवन यज्ञ के बाद नौमी पूजन किया गया। बसंती पूजा में क्षेत्र के महिलाएं एकत्र हुई और विधिवत रूप से देवी बसंती मां का पूजा अर्चना करते हुए मां से प्रार्थना की गई। साथ ही क्षेत्र में सुख शांति समृद्धि की कामना की गई। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे, बीजेपी जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा के साथ तमाम लोग मौजूद रहे। बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है और रामनवमी की बहुत बहुत बधाई सबको। पूरे महिला सशक्तिकरण में भी इसका बहुत बड़ा रोल होगा और काफ़ी अच्छा लग रहा है। सभी महिलागण इकट्ठे होके अच्छे से पूजा कर रहे हैं और आगे के लिए भी वो सब लोगों के लिए एक राह दिखा रहे हैं, बच्चियों को आगे के लिए बढ़ने के लिए, और महिलाओं के लिए ये बहुत अच्छा स्टेप है। और सारे दिनेशपुर के लोग मिलजुल के इस पर्व को मना रहे हैं। विगत 19 वर्षों से हमारे दिनेशपुर में महिला संगठन द्वारा ये बसंती पूजा आयोजित की जाती है और विगत 19 वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है। इस क्षेत्र में जैसे कि मंगलमय हो, पूरा देश में रामनवमी मनाया जा रहा है, इसमें कितना अच्छा रहेगा? ये बहुत ही अच्छी बात है। आज के दिन ही हिंदू मान्यता के अनुसार आज के दिन ही भगवान राम का जन्म हुआ था और पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व भर आज के दिन रामनवमी के उपलक्ष्य में उनकी जयंती मनाई जाती है। हमारे हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार है, इसलिए हम लोग सारे समाज के लोग बहुत आस्था से और अच्छा से मनाते हैं हम लोग इस त्यौहार को और बहुत हर्ष उल्लास से मनाते हैं और बहुत बढ़िया हम लोग को लगता है। माँ हमको पूर्ति देती है, सब कुछ कर रही है माँ के कारण। सब कुछ हम लोग जो उन्नति हो रहा है, देश का उन्नति हो रहा है, समाज का उन्नति हो रहा है, सब इनके कारण हो रहा है। 5 दिवसीय पूजा होता है, किस पूजा में क्या सेवा करते हैं? हम शारदीय पूजा में भी भंडारा का आयोजन करते हैं। नव दुर्गा पूजा की पूरे समाज को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। मैं मां भगवती से, सिद्धिदात्री माता से मैं पूरे समाज की क्षेत्रवासियों के कल्याण की मैं कामना करता हूं। आज हमारे दिनेशपुर में क्षेत्रवासियों ने दुर्गा पूजा में बहुत अच्छा आयोजन किया है, हवन यज्ञ चल रहा है। मैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु इस भाव के साथ सबका कल्याण हो, हमारे इलाके का में खुशहाली आए। उधम सिंह नगर में G20 की ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी नीरज की अचानक रात रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। हालांकि कुछ लोग हार्ट अटैक से मौत की बात कर रहे हैं। फिलहाल शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं जिले के एसपी मंजुनाथ टीसी ने परिजनों से मिलकर दुख व्यक्त किया है और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। मृतक नीरज कुमार रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाने में तैनात था। नीरज कुमार की ड्यूटी G20 समिट को लेकर रुद्रपुर के डीडी चौक पर लगाई गई थी। इस पूरी घटना से पुलिस विभाग में मातम पसरा है। बीती रात अचानक नीरज की मौत हो गई, जिसके बाद परिवार में और पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। वहीं नीरज के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
उत्तराखंड में अगले 1-2 दिनों तक मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी और मैदानी दोनों क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि उत्तराखंड के सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में 3500 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों में हल्की बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। आज देर शाम से राजधानी देहरादून सहित पहाड़ी इलाकों में बारिश की संभावना है, जिससे कि तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में फसलों के लिहाज से भी ये बारिश कारगर साबित होगी। 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि मौसम करीब करीब साफ है, लेकिन कल से फिर से एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है और उसका असर जो है ठीक ठाक है हमारे प्रदेश में देखने को मिलेगा 2 से 3 दिन। तो कल शाम रात से जो एक्टिविटी है रेन थंडरस्टॉर्म की अनेक जगहों तक में वो शुरू होगी प्रदेश में, उत्तराखंड में। और 31 को मैं कहूँगा कि अधिकांश जगहों में हल्की से मध्यम रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगी। और जब आप 1 तारीख अप्रैल में जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ी एक्टिविटी कम होगी, पर फिर भी अनेक जगहों तक में वो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहने वाली है। इसके साथ ही जहाँ तक वार्निंग की बात है तो थंडरस्टॉर्म वार्निंग रखी गई है। येलो वार्निंग आपकी जो है 30 और 1 तारीख को रखी गई है, जिसमें कि आप देखेंगे कहीं कहीं जो बिजली का गिरने की घटना या फिर इसी तरह ओलावृष्टि जो है वो देखने को। कई मंदिरों के बारे में आपने चमत्कारी बातें तो सुनी होंगी, जैसे कि मन्नत पूरी होती है तो कहीं दर्शन मात्र से भाग्य चमक जाता है। ऐसा ही चमत्कारी स्थान माना जाता है चितई गोलू मंदिर, जहां भक्त स्टाम्प पेपर पर अपनी फरियाद लिखकर देते हैं। भक्तों की मान्यता है कि जिसे कहीं से भी न्याय ना मिले उसे गोलू देव न्याय देते हैं। यही कारण है कि मंदिर में हर रोज सैकड़ों अर्जियां लगती हैं। लोग स्टाम्प पेपर पर अपनी शिकायत और समस्या लिखकर देते हैं। ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया है। ऐसी भूमि जहां देवी देवता निवास करते हैं। हिमालय की गोद में बसे इस सबसे पावन क्षेत्र को मनीषियों की पूर्ण कर्म भूमि कहा जाता है। उत्तराखंड में देवी देवताओं के कई चमत्कारिक मंदिर हैं। इन मंदिरों की प्रसिद्धि भारत ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैली हुई है। इन्हीं में से एक मंदिर गोलू देवता का भी है। गोलू देवता को स्थानीय मान्यताओं में न्याय का देवता कहा जाता है। जब उनके पिताजी की मतलब 7 रानियां जो दोस्त बोले मतलब 7 रानियां हुई तो उनके कोई मतलब संतानी नहीं हो ना। उसके बाद राजा ने पहले से राजा लोग राजपुरोहित होते थे, राजपुरोहितों को दिखाया गया राजा का 8वां विवाह करना उचित है, तभी उसी से ये वंश चलेगा। गोलू देवता अपने न्याय के लिए दूर दूर तक मशहूर है। हालांकि उत्तराखंड में गोलू देवता के कई मंदिर हैं, लेकिन इनमें सबसे लोकप्रिय और आस्था का केंद्र अल्मोड़ा जिले में स्थित चितई गोलू देवता का मंदिर है। इस मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ और लगातार गूंजती घंटों की आवाज से ही गोलू देवता की लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। गोलू देवता को स्थानीय संस्कृति में सबसे बड़े और त्वरित न्याय के देवता के तौर पर पूजा जाता है। इन्हें राजवंशी देवता के तौर पर भी पुकारा जाता है। गोलू देवता को उत्तराखंड में कई नामों से पुकारा जाता है। इनमें से एक नाम गौर भैरव भी है। गोलू देवता को भगवान शिव का ही अवतार माना जाता है। मनोकामना पूरी होने पर मंदिर में घंटी चढ़ाई जाती है। यहाँ ये पहले से बुजुर्गों से हमारे चला आ रहा है, न्याय देवता इन्हें माना गया है। ये हैं दूधाधारी, वैसे कृष्णावतारी, न्यायकारी गौरिया इनको कहा गया है। वैसे हमारे उसमें गोलू देवता कहते हैं। ये चंपावत में इनकी पहले राजधानी थी, जब इनके झालराय जी की, इनके पिताजी की, तो उस समय नेपाल वगैरह ये सभी एक ही रियासत थी। तो उस टाइम से ये जब उनके बच्चे नहीं हुए तो राजा ने 7 रानियां थी उनकी, किसी से भी कोई बच्चा नहीं हुआ। गोलू देवता को शिव और कृष्ण दोनों का अवतार माना जाता है। उत्तराखंड ही नहीं बल्कि विदेशों से भी गोलू देवता के इस मंदिर में लोग न्याय मांगने के लिए आते हैं। मंदिर की घंटियों को देखकर ही आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ मांगी गई भक्तों की मनोकामना कभी अधूरी नहीं रहती।
मन्नत के लिए आवेदन पत्र लिखना पड़ता है। मंदिर में लाखों अद्भुत घंटे घंटियों का संग्रह है। इन घंटियों को भक्त मनोकामना पूरी होने पर ही चढ़ाते हैं। चितई गोलू मंदिर में भक्त मन्नत मांगने के लिए चिट्ठी लिखते हैं। इतना ही नहीं, कई लोग स्टाम्प पेपर पर लिखकर अपने लिए न्याय मांगते हैं। ये जो है यहाँ चितई गोलू का, यहाँ बड़े दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ सबकी मनोकामना पूरी होती है। जो यहाँ पर अपने इच्छा के अनुसार अर्जी लगा के जाते हैं कि मेरा ये काम पूर्ण होगा तो फिर मैं आपके मंदिर में ये करूँगा, मेरी अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी मेरा इससे हो सकता है मैं यहाँ पूजा पाठ करूँगा। और ये न्यायकारी गोलू देवता है, यहाँ सबका इंसाफ होता है। यहाँ बड़े प्रेम भाव से जो आता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण है। चितई गोलू मंदिर अल्मोड़ा के 8 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ हाईवे पर है। यहाँ गोलू देवता का एक भव्य मंदिर बना हुआ है। मंदिर के अंदर सफेद घोड़े में सिर पर सफेद पगड़ी बांधे गोलू देवता की प्रतिमा है, जिनके हाथ में धनुष बाण है। इस मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु न्याय मांगने के लिए आते हैं। ऐसा कहा जाता है जिनको न्याय नहीं मिलता वो गोलू देवता की शरण में पहुंचते हैं और उसके बाद उनको न्याय मिल जाता है। अल्मोड़ा से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए हरीश भंडारी की खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में मौसम का बदला मिजाज, जहां तेज हवाओं के साथ बारिश भी हुई है और मौसम विभाग की तरफ से जो पूर्वानुमान जताया गया था वो सही साबित हुआ है। जहां उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है, तेज हवाओं के साथ बारिश भी हुई है। ऊंचे इलाकों पर हल्की बर्फबारी की भी आशंका जताई गई थी और ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से जो अनुमान जताया गया था वो सही और सटीक साबित हुआ है। जहां उत्तराखंड में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है तो कई जिलों में बताया जा रहा है कि तेज बारिश हुई है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। इसकी वजह से पहाड़ी इलाकों पर भी बर्फबारी और बारिश का अनुमान है मौसम विभाग की तरफ से। फिलहाल उत्तराखंड में मौसम की अपडेट आपको दे दें, जहां मौसम का मिजाज बदला है उत्तराखंड में, जहां कई जिलों में तेज हवा के साथ हल्की बारिश भी हुई है। तो तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला है, तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। कई पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी की भी संभावना है। कई जिलों में बारिश हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लोगों का जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हुआ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।